हेलो स्टूडेंट, आप सभी का द सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो हम लोगों की आज ये जो क्लास है हिंदी स्पेशल क्लास है और हिंदी में जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं यूपी टेट 2025 को ध्यान में रखते हुए जो आपका पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है दोनों बच्चों के लिए है। यानी अगर आपने प्राइमरी भरा है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जूनियर भरा है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये यूपी टेट स्पेशल आपकी प्रैक्टिस क्लास है। इसमें हम लोग हिंदी के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, देखते जरा आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। चल देखते जरा। पहला कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। ये कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। क्या ये बात सही है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, ये बिल्कुल 100% बात सही है। जो भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी, प्रेरणार्थक क्रियाएं आपकी सकर्मक क्रिया होती हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया जो है या प्रेरणार्थक क्रियाएं जो हैं वो क्रियाएं होती हैं ऐसी क्रियाएं जिनको कर्ता स्वयं न करके किसी और से करवाता है ना, वो आपकी होती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या हैं? ऐसी क्रियाएं जिनको कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवा देता है, वही हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया, है ना। मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया, तो यहां पर मोहन किसी क्रिया को खुद नहीं कर रहा है बल्कि वो दूसरे से करवा रहा है। तो मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया, प्रेरणार्थक क्रिया है ना। राम ने नाई से बाल कटवाए, प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। इस प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक पर आपका आएगा प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, पहला भेद है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा भेद हमारा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये दो भेद होते हैं इसके। ठीक है, जैसे देखो अब क्रिया में क्या है, जैसे मैंने एक शब्द लिया, मैंने कहा कि चलना। चलना आपकी एक सामान्य क्रिया है। चलना सामान्य क्रिया है। देखो इस क्रिया में जब आप एक शब्द जोड़ दोगे आना, आना जोड़ोगे तो ये प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगी और जब आप वाना शब्द जोड़ दोगे तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगी। समझे? जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिया था चलना, ये सामान्य क्रिया है। हम यहां पर कह दें कि चलाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन कैसी प्रेरणार्थक है? तो प्रथम प्रेरणार्थक है। यहीं पर अगर हम ये कह दें कि चलवाना, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। चलवाना भी प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन कैसी प्रेरणार्थक है ये? तो द्वितीय प्रेरणार्थक है। बात समझ गए? जैसे देखो मैंने एक शब्द लिया, मैंने कहा कि लिखना, ये सामान्य क्रिया है। अब हम यहां से कहेंगे कि लिखवाना, क्या बोलेंगे? लिखवाना, ये प्रेरणार्थक है लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक है। यहीं पर अगर हम ये कह दें सॉरी लिखना, हाँ लिखाना होगा, लिखवाना नहीं होगा इसमें। लिखना, जैसे हम कह दें कि लिखाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है और अगर हम यही कह दें कि लिखवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। बात समझ गए? जैसे हमने कहा पढ़ना सामान्य क्रिया है, पढ़ाना, पढ़वाना, ये प्रेरणार्थक है। तो ध्यान रखना है भाई, जो भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। इस बात को ध्यान रखो, कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से ये आपका क्लियर हुआ है। ठीक है, देखो अब हमारा जो प्रश्न था, कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही होता है, ये सही है। देखो भाववाच्य जो है, क्योंकि भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं आता है और कर्म नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया है। भाई अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक, तो भाववाच्य में कभी भी कर्म होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि भाववाच्य के वाक्य हमेशा अकर्मक क्रिया के होंगे। ठीक है, तीसरा करा कर्मवाच्य
अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये बात गलत है। क्योंकि कर्मवाच्य जो होता है वो अकर्मक क्रिया में नहीं होता है। कर्मवाच्य हमेशा कहां होगा? कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया में ही होगा। समझ गए? तो कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता गौड़ होता है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, है ना। ऐसे ही कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया नहीं होती है। आगे कह कर्तृवाच्य भी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में होता है, ये बात सही है। कर्तृवाच्य में क्या होगा भाई? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। यहां पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कोई भी हो सकती है, यानी इसमें कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया दोनों होती है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हमारा सी गलत है और बाकी सबके सब आपके यहां पर हैं सही। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहां पर भी आपको 4 कथन दिए गए, इन 4 में से गलत कथन कौन सा है उसका चयन करना है। ठीक है, गलत कथन का आपको चयन करना है। देखो जरा, पहला कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए गए, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो किसी भी वाक्य में इसको उल्टा लिखा गया है। किसी भी वाक्य का भाई ध्यान रखो, जैसे एक आता है उद्देश्य, क्या है? उद्देश्य। तो किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। कर्ता क्या है? उद्देश्य होता है। दूसरा जैसे आपको बताया गया विधेय, तो विधेय जो होता है किसी भी वाक्य में क्रिया और कर्म जो होते हैं ये विधेय कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है, पढ़ता और पुस्तक दोनों ही विधेय है। तो ये वाक्य हमारा हो गया गलत। वाक्य में संयुक्त क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय नहीं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को नहीं, यहाँ कर्ता हो जाएगा, कर्ता को उद्देश्य, सॉरी हाँ क्रिया कह रहा है, ठीक है, ठीक बना, चूंकि गलत है ये, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते, गलत है। आगे देखो, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये बिल्कुल सही है। कोई भी साधारण वाक्य होगा उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय। कह रहा मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, सही है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्यों में दोनों में से कोई भी वाक्य प्रधान नहीं होता है, दोनों ही उपवाक्य होते हैं। पहला प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो जो पहला प्रधान उपवाक्य है वो एक ही होगा, उससे जुड़े हुए आश्रित उपवाक्य जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा गलत है और बाकी सब हो जाएंगे सही। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करा कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखो, अनुस्वार नहीं, अनुस्वार जो होता है ये होता है अंग। अनुस्वार क्या है? अंग होता है, ये तो स्वर ही नहीं होता है। और अगर स्वर में आप जोड़ना ही चाहते हो तो दीर्घ में लगा लो, नहीं। अनुनासिक ये भी नहीं होगा। ह्रस्व स्वर जो है इसका उच्चारण समय एक ही मात्रा होता है। और इसी में एक नंबर 2 पर हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का जो उच्चारण है वो 2 मात्रा होता है। ठीक है, और जो पुलुत स्वर है इसका उच्चारण 3 मात्रा होता है। तो उच्चारण में सबसे ज्यादा समय पुलुत स्वर में लगता है। तो ह्रस्व स्वर का उच्चारण समय 1 मात्रा होता है, दीर्घ स्वर का उच्चारण समय 2 मात्रा होता है, और जितना समय ह्रस्व स्वर में लगेगा उसका 2 गुना समय आपका पुलुत स्वर में लगता है, सॉरी दीर्घ स्वर में लगता है, और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय पुलुत स्वर में लगता है। इसीलिए जो पुलुत स्वर होते हैं
इनके उदाहरण में ये हिंदी का 3 बना दिया जाता है। जैसे हमने लिखा ओम, ओम ये क्या है, ये पुलुत स्वर है, समझ गए। चलिए तो आंसर हमारा बन जाएगा पुलुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। यहां पर आपके सामने 4 लोकोक्तियां दी गई हैं, ठीक है, और आपके उनके अर्थ दिए गए, ठीक है। कौन सा अर्थ जो है असंगत है, जो सुमेलित नहीं है, वही आपको बताना, गलत वाला। पहला देखो, कराए कि चोर की दाढ़ी में तिनका, बहुत हम लोग बोलते हैं, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, अक्सर बोलते हो। कराए कि अपराधी का निशंक रहना, नहीं, देखो अपराधी जो होता है ये हमारे हमेशा सशंकित रहेगा। क्या होगा, अपराधी व्यक्ति निशंकित तो हो ही नहीं सकता है, निश्चिंत तो हो ही नहीं सकता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का हमेशा सशंकित रहना, निशंक नहीं रहना, ठीक है। तो पहला ही हो गया गलत। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब यही होता है कि जो अपराधी व्यक्ति है वो हमेशा शंकाग्रस्त रहता है। कह कि नेकी कर दरिया में डाल, करा भला करके भूल जाना, ये बिल्कुल सही है। कहते कि भला करके भूल जाइए, कहते नेकी कर दरिया में डाल, तो भला करो किसी के साथ और भूल जाओ, है ना। करा कि हाथ कंगन को आरसी, क्या आरसी मतलब होता है दर्पण, आरसी क्या है, दर्पण। तो हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ कंगन को आरसी क्या का मतलब है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी सही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि सांच को आंच नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है, बिल्कुल सही है, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, ठीक है। तो सांच को आंच नहीं मतलब सीधा यही है कि सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है, ठीक है भाई। चलो ये कंप्लीट हुआ यहां से आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी हो, 4 नंबर था ना इससे पहले, हाँ 5 नंबर। कह रहा है कि बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है। देखो ये जो हमारा एक आता है उपसर्ग, उपसर्ग शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है, उप और सर्ग। इस उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है, समीप, और इस सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ क्या है, समीप, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। यानी जब किसी शब्द के प्रारंभ में जाकर के कोई शब्द जोड़ा जाए, जब किसी शब्द के प्रारंभ में कोई शब्द जोड़ दिया जाए और उस शब्द के जोड़ने से मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाए, वही उपसर्ग है। जैसे देखो, मान लो मैंने एक शब्द लिखा है, जैसे मैंने कहा कि यहां पर मैंने कहा कि जीवन। अब ये जीवन एक अर्थपूर्ण शब्द है, इसके पहले अगर हम बड़ा जोड़ दें तो बड़ा लगाने से इस शब्द के अर्थ में बदलाव हुआ। तो जो आपने आ जोड़ा पहले, ये उपसर्ग है और ये जीवन मूल शब्द है। तो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जब कोई शब्द या शब्दांश आप जोड़ेंगे, उसको जोड़ने से मूल शब्द के अर्थ में जो बदलाव या परिवर्तन होगा, वही हमारा जो प्रारंभ में जुड़ा उपसर्ग है। जैसे देखो, कह रहा है कि बेरहम, बिल्कुल सही है, बे उपसर्ग है। बे खुदी, इसमें देखो बे उपसर्ग है, खुदी मूल शब्द है, बे उपसर्ग है, रहम मूल शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि बा इज्जत, तो बा इज्जत में बा उपसर्ग है और इज्जत मूल शब्द है। बा कायदा, बा उपसर्ग है और कायदा मूल शब्द है। इसका मतलब यही गलत है, क्योंकि यहां पर बे उपसर्ग ना होकर के बा उपसर्ग दिया गया है ना। आगे देखो, कह रहा है कि बेदम, सही है, बे उपसर्ग है, दम मूल शब्द है। कह रहा है कि बे ईमान, तो बे उपसर्ग है और ईमान मूल शब्द है, इसमें है। कह रहा है कि बेसहारा, बे उपसर्ग है, सहारा मूल शब्द है, बे उपसर्ग है और इज्जत मूल शब्द है। तो दूसरे वाले में बा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और बाकी सब में बे उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी विकल्प हमारा कौन इसमें गलत है, तो बी विकल्प आपका हो जाएगा गलत, ठीक है भाई। बी विकल्प हमारा यहां से गलत होता है। नंबर 6 आ जाओ। कराइए श्री वाला सा दिया है, एक संयुक्त व्यंजन है, सही है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया। देखो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक हमारा आता है ये छा, देखो ये आपका का और सा से मिलकर बनता है। इसी में आता है त्रा, ये हमारा जो है ता और रा से मिलकर बनता है। इसी में आता है ज्ञा, ये हमारा जा और या से मिलकर बनता है। और इसी में श्री वाला सा आता है, तो ये आपका सा और रा से मिलकर बनता है। और ये चारों हमारे क्या कहलाएंगे, तो ये चारों होते हैं संयुक्त व्यंजन।
तो संयुक्त व्यंजन 4 हैं, जिसमें हमारा छा का और सा से मिलकर बना है, त्रा ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा जा और या से मिलकर बना है, और सा और रा से मिलकर बना है। यानी विकल्प हमारा कौन सही है इसमें, तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके हैं गलत। ठीक है, चलिए, तो ये भी समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। कह रहा है कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद कौन सा, ये बताना है। देखो, सद्धर्म का जो सही संधि विच्छेद होगा, कह रहा है कि सद प्लस धर्म, नहीं, सद नहीं आना चाहिए पहले। कह रहा है कि सद प्लस अधर्म, ये भी नहीं होगा, सत प्लस धर्म यही सही है। देखो, जब हम इसको करेंगे सत प्लस धर्म, इसमें एक नियम लगता है, यहां पर ये वर्गों का पहला अक्षर हो और यहां वर्गों का कोई भी वर्ड आए तो ये पहला वाला अपने तीसरे में बदल जाता है, समझ गए। हाँ, वर्गों का तीसरा चौथा वर्ड आए, पांचवा वर्ड आए, तो ये अपने पहले तीसरे में, तो ता था दा, सद्धर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और संधि इसमें कौन सी हो जाएगी, तो संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो सद्धर्म शब्द में संधि कौन है, व्यंजन संधि। सत प्लस धर्म इसका संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कराए कि निम्न में से एक कथन गलत है। यहां पर भी आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, इसमें एक गलत कथन है, उसी का आपको चयन करना है। ठीक है, देखो, पहला कराए कि 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने एक शब्द लिया, मैंने कहा कि महा और धन आत्मा, तो इसमें ये आपने क्या किया, बड़ा आ और धन बड़ा आ मिलाकर के एक बड़ा कर दिया, तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्ण मिलाने से इनमें जो विकार या परिवर्तन होगा वही आपकी संधि कहलाएगी, है ना। तो पहला सही है। करा कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर ये स्वर संधि का ही उदाहरण था, इसमें 2 स्वरों को ही आपने मिलाया है, तो 2 स्वरों को मिलाने से जो बदलाव होगा वो स्वर संधि में ही होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है भाई, आगे कराए कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन संधि में क्या होगा, पहला वर्ड व्यंजन होना चाहिए, दूसरा वर्ड व्यंजन अथवा स्वर होना चाहिए। इसके साथ में जब व्यंजन के साथ में आप स्वर या व्यंजन कुछ भी जोड़ोगे तो वही व्यंजन संधि है। आगे देखो, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये सरासर गलत है। विसर्ग के साथ में स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, तो यहां पर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, समास कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें बीच में और लगता है ना। द्विगु समास में इसमें आपका संख्या प्लस संज्ञा होना चाहिए, यानी संख्यावाचक शब्द होने चाहिए, नहीं संज्ञा, हाँ संख्या प्लस संज्ञा। ठीक है, कर्मधारय समास में विशेषता वाले शब्द आते हैं, तो कारक चिन्हों का प्रयोग हमारा तत्पुरुष समास में होता है। तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा लिखित समास कौन है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी विकल्प सही है। 10 नंबर, कह रहा है कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। देखो दिया गाय, नहीं, गाय का तो हो जाएगा गाय, या इस तरीके से आप ऐसे लिख दो इसको, ये क्या हो जाएगा गाय। ठीक है, दर्शन हमेशा बहुवचन, बहन का बहनों हो जाएगा, है ना, बहन का क्या बन जाएगा, बहन का बहनों बन जाएगा, लता का लताएं बन जाएगा, समझ गए। तो बी विकल्प ऐसा है, दर्शन शब्द सॉरी दर्शन शब्द आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन हो गया आपका, हस्ताक्षर हो गया, है ना, ये शब्द आपके वो शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं, समझे। ये वो शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पहला कह रहा सुबह,
हम लोग बोलते हैं सुबह हो गई, क्या बोलते हो, सुबह हो गई, स्त्रीलिंग है। फिर कहते सांझ, कहते सांझ हो गई, है ना, सांझ हो गई, तो ये भी है। कहते दोपहर हो गई, है ना, ये भी है। कहते दिन हो गया, दिन निकल गया, है ना, तो दिन हमारा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। दिन जो है ये हमारा है पुल्लिंग शब्द, यही स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो विकल्प कौन सा इसमें गलत है, जो स्त्रीलिंग नहीं है, वो हमारा डी वाला विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वचनामृत समस्त पद का विग्रह। यहां पर एक शब्द दिया गया है वचनामृत, और ये कह रहा है कि वचनामृत जो शब्द है इसका विग्रह आपको बताना है। कह रहा है कि अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, देखो वचन और अमृत तो होगा नहीं, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। हमारे हिसाब से आपका जो कंफ्यूजन होगा आपको वो पहले और चौथे में। तो वचनामृत, अमृत रूपी वचन, क्या होता है, अमृत रूपी वचन कम प्रसिद्ध की तुलना अधिक प्रसिद्ध से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अमृत रूपी वचन, ए विकल्प हमारा हो जाएगा सही और बाकी हो जाएंगे गलत। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है युवा, एक शब्द दिया गया है युवा, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। युवा शब्द का अगर आपको लिंग परिवर्तन करना है तो जो विकल्प आपके सामने दिए गए इसमें सही विकल्प छांटना है। देखो कह रहा है कि युवरागी नहीं होता है, युवराज ये तो पुल्लिंग ही होता है, युवी होता नहीं तो क्या होता, युवती होता है, युवा का स्त्रीलिंग युवती हो जाएगा, है ना, या विलोम में भी आ जाएगा। ठीक है, तो वी सही होगा। 14 नंबर कह रहा इनमें विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इधर सेट है, कोई नहीं समझ लो। देखो स्थावर का विलोम जंगम होता है, बिल्कुल सही है, बहुत पूछा जाता है स्थावर का विलोम क्या होगा, तो जंगम होता, पूछा बहुत जाता है। कह रहा कि मूक का विलोम वाचाल होता है, बिल्कुल सही है, मूक होता है कम बोलने वाला या न बोलने वाला, वाचाल अधिक बोलने वाला है। व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, ये भी सही है। हार का विलोम परिहार नहीं होता है, हार का विलोम एक जीत हो जाएगा, हार का विलोम जीत हो जाएगा, है ना, और हार के और भी अर्थ होते, उस हिसाब से देखोगे तो अलग भी हो सकता है। तो फिलहाल हार का विलोम जीत होगा, बाकी स्थावर का जंगम है, मूक का वाचाल है, व्यष्टि का समष्टि है और हार का जीत हो जाएगा। ठीक है, कराय की उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। उपमेय का देखो एक शब्द आता है उपमेय, पहला क्या है उपमेय, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए या जिसकी उपमा दी जाए, और एक इसी में आता है उपमान। क्या होता है उपमान, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, तो उपमेय का विपरीत हमेशा उपमान होता है। अब यहां पर अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमानित, ठीक है, तो अनुपमेय हो जाएगा उपसर्ग लगाकर। विकल्प के हिसाब से ये सब हमारे गलत है, कौन हो जाएगा अनुपमेय। तो उपमेय अनुपमेय, अनुपमेय ना होता तो उपमान हो जाता। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रज है ये यूपी में खूब बोली जाती है और यूपी के अलावा नहीं बोली जाती। ठीक है, कन्नौजी भी यूपी की है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो मेवाती बोली है ये आती है आपकी राजस्थान में, कहाँ आती है, राजस्थान में, और जो भोजपुरी बोली है ये आपकी बोली जाती है बिहार में। भोजपुरी बोली जो है हिंदी की 18 बोलियों में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, और भोजपुरी बोली का जो मुख्य क्षेत्र है वो आपका है बिहार। भोजपुरी बोली का मुख्य क्षेत्र क्या है, तो भाई वो आपका है बिहार। लेकिन आपको एक चीज ऐसे समझ के रखना है कि ये जो भोजपुरी है बिहार के साथ साथ यूपी में भी बोली जाती है, लेकिन मेवाती राजस्थान में ही बोली जाती है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, लेकिन आप आराम से इसको लगा सकते थे, इसमें ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न कह रहा आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है, कह रहा जगनिक, देखो जगनिक की रचना आती है परमाल रासो,
जिसको आलाखंड के उपनाम से जाना जाता है। परमाल रासो का ही दूसरा नाम आलाखंड है ना। चार्ल्स इलियट ने 1865 में परमाल रासो का आलाखंड के नाम से प्रकाशन करवाया, ये गलत है। कराए की सरहपा, ये हिंदी के पहले कवि हैं। सरहपा क्या है, तो ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। सरहपा क्या है, हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। और गोरखनाथ जो है ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में पहेलियां और मुकरियों की रचना की। अगर आपसे कभी प्रश्न ये पूछ ले कि अमीर खुसरो की तरह आधुनिक काल में पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले कवि कौन हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, कराए की पुष्कर, एक शब्द दिया गया है, पुष्कर का अर्थ बताइए। कराए की नदी का नाम है, नहीं। करा ट्रेन का नाम है, ट्रेन का नाम एक पुष्कर होता है, पुष्कर एक्सप्रेस है, लेकिन वो यहां पर है नहीं। और मूसक नहीं होता है। तो पुष्कर का अर्थ क्या है, सरोवर होता है, ठीक है। पुष्कर का अर्थ यहां पर सरोवर है, ओके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कराए की दिए गए विकल्पों में से कराए की किल्विस का समानार्थी शब्द छाटिए। एक शब्द आपको दिया गया है जिसमें कह रहा है कि किल्विस, ये शब्द है किल्विस, ठीक है। किल्विस का अर्थ क्या है, कह रहा विषैला होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। भयंकर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसका होता है पाप। महाविष होता है, ये भी नहीं होता है। तो किल्विस का अर्थ क्या है, पाप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किल्विस का अर्थ है पाप, सी सही। हाँ, कह रहा है कि मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मैंने आप लोगों को पीछे जब पढ़ाया था तो बताया था कि इस बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, जिसमें देखो 3 में सबसे पहली आती है मगही, दूसरी आपकी आती है भोजपुरी और तीसरी आती है मैथिली। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी तीनों कहाँ आएंगी, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो मगही किस भाषा वर्ग की बोली है, बिहारी की है। और बिहारी में 3 बोलियां हैं। ऐसे ही पश्चिमी हिंदी की अगर बात करोगे तो इसमें 5 बोलियां आती हैं, ठीक है, जिसमें कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, हरियाणवी है। पूर्वी हिंदी में भी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। चलिए भाई, तो आज की क्लास हमारी जो है ये यहीं से समाप्त होती है। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने यूपी टेट के जो हमारे बच्चे हैं, प्राइमरी जूनियर जो भी हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिस तौर पर रखे हुए थे, क्योंकि दीपावली में छुट्टी का टाइम है तो कुछ थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहेंगे इसी उद्देश्य से। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन हमारे यहां से होते हैं समाप्त। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए, तो अब हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।